आज 4.5 वर्ष बाद दिल्ली के अपने उसी घर की ओर वापस जाते जाते मधुकर के साथ गुजारे उन आरंभिक क्षणों को याद करके मनीषा को लगा जैसे वह उसके साथ नहीं किसी और के साथ घटित हुआ हो, किसी उपन्यास या नाटक के पात्र के साथ, जिसकी कहानी इतनी विशद भावुकता के साथ लिखी गई थी कि पढ़ने सुनने पर उसकी स्मृति का अभिन्न अंग बनकर रह गई थी। उसे लगा यह कहानी उसके अपने लिखे उपन्यास के पात्रों के बारे में भी हो सकती थी। पर तब मधुकर मनीषा का मिलन कथानक का अंत नहीं आरंभ होता। सहसा उसकी समझ में आ गया कि यही जीवन में भी हुआ है। मधुकर के साथ जीवन आरंभ करके उसने अपने जीवन में एक नया अध्याय भर खोला था और कुछ नहीं। उसके बाद अनेक और अध्याय उसमें आ जुड़े थे। आज के उसके और 4 वर्ष पहले के मधुकर के साथ के जीवन में कहीं कोई साम्य नहीं है, जो कभी एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ने के समान अनायास था, आज कमंद डालकर दीवार पर चढ़ने के समान सचेष्ट हो गया है। पहले जो सत्य था अब नाटक बनकर रह गया है। प्रेम करते करते ऊब उठे वह और मधुकर प्रेम का नाटक करने लगे हैं। पहले वह अपने साथ होने को ही लक्ष्य मानकर उस तक पहुंचने की चेष्टा में व्यस्त रहते थे, इसलिए जब साथ होते थे तो कुछ नहीं चाहते थे। अब उनका अपना अपना अकेलापन सबसे ज़्यादा उन्हें तभी कचोटता है जब वे साथ होते हैं, पर उसे स्वीकार कर उसका उपाय करने की हिम्मत उनमें नहीं है। इसलिए सत्य का सामना करने की बजाय वे नाटक करने लगते हैं। संवाद बोल बोल कर अपने को विश्वास दिलाते हैं कि चूंकि वे अकेले नहीं साथ हैं, इसलिए व्यस्त भी हैं। इस अभिनीत व्यस्तता से उनका समय भले ही भर जाए, मन मस्तिष्क नहीं भर पाता। पिछले 2 दिनों में और उससे पहले नैनीताल में जितिन से मिलने के बाद दिल्ली लौट आने पर उसने जो भी सोचा समझा था, उससे वह जान गई थी कि इस असमानता का कारण ना तो वे उसके जीवन कथानक के अन्य पात्र हैं, ना ही जीवन में बाहर से पड़ता दबाव है। कारण वह स्वयं है। ऐसा क्यों हुआ? क्या जो जितिन ने 4 वर्ष पहले कहा था वही सच था? प्रेम चुक जाता है, यही उसकी त्रासदी है, यही उसकी नियति। क्या मधुकर के लिए उसका प्रेम चुक गया है, या चुका नहीं सिर्फ रोज़मर्रा की वस्तु बन गया है? क्या अपने खाली दिनों को ऊब से बचाने के लिए ही वह दोबारा जितिन के पीछे नहीं दौड़ गई थी? नहीं, अब और छलना नहीं, उसने सोचा और एक मनोवैज्ञानिक की क्रूरता के साथ अपने जीवन का विश्लेषण आरंभ कर दिया। जितिन से तलाक मिले उन्हें 2.5 वर्ष हो चले हैं। तलाक मिलते ही उसने याद किया मधुकर ने उससे कहा था, चलो यह समस्या भी हल हो गई, अब तुम्हें कॉलेज में नौकरी खोजने की आवश्यकता नहीं रही। अब तो अगले 3 साल में 3 बच्चे पैदा करके दोबारा परिवार नियोजन के बारे में सोचा जाए। क्यों 3 नहीं 2? उसने कहा था। 2 साल में 3 बच्चे? नहीं बुद्धू, 3 साल में 2 बच्चे। अच्छा चलो 2 ही सही। लगता है तुम्हें मालथूस बाबा से बहुत डर लगता है। लगना ही चाहिए, तुम अर्थशास्त्र पढ़ाते हो, जानते नहीं आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। जानता हूँ। तुम जानती हो मालथूस के कितने बच्चे थे? कितने? पूरे 9। वह हजरत अपने घर में अपनी थ्योरी का प्रयोग करके देख रहे होंगे। मनीषा हंस पड़ी थी। तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छी तरह परामर्श करके उन्होंने योजना बनाई थी, पर वह अगले 3 महीनों में ही विफल हो गई थी। पहले शिशु का 3 माह बाद गर्भपात हो गया और डॉक्टरी राय के अनुसार अगले शिशु की योजना 2 साल तक स्थगित कर देनी पड़ी। कोई बात नहीं, मधुकर ने हंसकर कहा था। 2 साल हनीमून और सही, गर्मियों में नैनीताल चलेंगे। हाँ ज़रूर। मनीषा ने भी हंसने का प्रयत्न किया था। परिवार नियोजन विभाग की तरफ से भी हमें इनाम मिलना चाहिए। ठीक है, आज ही अर्जी दे देंगे, मधुकर ने कहा था और हंसता रहा था। बात दोनों ने ही हंसी में उड़ा दी थी, पर उसके पीछे जो व्यथा छिपी हुई थी दोनों पर जाहिर हो गई थी। हो सकता है यही मेरी कुंठा का कारण हो, मनीषा ने सोचा। इसीलिए मैं अपने से, मधुकर से, जीवन से उदासीन हो उठी हूँ। इसलिए मेरा प्रेम शिथिल हो गया हो। यदि वह कहानी लिख रही होती तो इतना ठोस कारण पा खुश हो जाती और फ़ौरन उसे अपने पात्र को थमा देती। पर स्वयं अपने को बहकाना इतना आसान नहीं था। जितिन के साथ बिताए
पिछले 2 दिनों में उसकी दृष्टि को इतने प्रखर रूप से अंतर्मुखी बना दिया था कि थोपे हुए कारणों से संतुष्ट होने वाली मुग्धावस्था में वह नहीं थी। कल और आज वह इतनी ईमानदारी से जी चुकी थी कि उन तमाम गांठों को तोड़ बाहर निकल आई थी जो जाने अनजाने संस्कार, अध्ययन और दूसरों के निकाले निष्कर्षों से बाध्य होकर वह अपनी बौद्धिकता व विचार शक्ति को ढीली डोरी में डालकर अपने को बांधती आई थी। जिस स्वविश्लेषण का क्रम जितिन से नैनीताल में भेंट होने पर हुआ था, आज उसके चले जाने पर पूरा हो गया। वह समझ गई कि अपने जीवन की सार्थकता उसे अपने भीतर खोजनी होगी। केवल माँ बनने से कुछ नहीं होता। समय को भरने का एक और साधन मिल जाता बस। पर क्या वह अपने जीवन को इसी तरह टुकड़े टुकड़े कर भरती रहना चाहती है? पहले जितिन से पत्नी की मांग की, पर उसे पूरा करने में जुट गई, पर उसका अपना समय खाली रह गया। उसका मस्तिष्क खुराक की मांग करता, उसी खोज में इधर उधर भटकने लगता, पर अधिक परिश्रम नहीं किया। जो रास्ता सबसे पहले दिखाई दिया उसे ही थाम लिया। कॉलेज में नौकरी कर ली। रास्ता सुगम था पर अनुकूल नहीं। वह पढ़ाती ज़रूर थी, पर हरदम यही एहसास लिए कि वह सिर्फ खाली समय को भरने के लिए पढ़ा रही है। मस्तिष्क फिर भी अपनी खोज में भटकता रहा। सहसा मधुकर इतनी असहिष्णु मांग लेकर उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ कि अपने समय के हर क्षण पल को उसके हवाले कर वह निश्चिंत हो गई। पर कितने दिन, न जाने कब समय बढ़ने लगा कि मधुकर की मांग घटने लगी। एक दिन उसने पाया कि एक बार फिर समय की मांग उस पर हावी हो गई है और मस्तिष्क उसे पूरा करने के रास्ते में भटक चला है। यदि अब शिशु को जन्म देकर वह एक रास्ता और निकाल लेती तो क्या? कुछ वर्षों के लिए वह अपने खालीपन आगे खिसका भर सकती थी और कुछ नहीं। 3-4 साल पूरे होते ना होते समय फिर बढ़ने लगता या शिशु की मांग घटने लगती, या उसका मस्तिष्क फिर झोली पसारे घूमने लगता। किसी दूसरे इंसान को आधार बना उसके सहारे जीना बहुत जोखिम का काम है। किसी भी क्षण आधारित को उसके सहारे जीना आरक्षित छोड़ वह ढह सकता है। कभी कभी तो आधारित स्वयं ही उसे धक्का दे गिराकर चकनाचूर कर देता है। हर हालात में अपनी क्षति पर हाहाकार करने के सिवा उसके पास दूसरा चारा सिर्फ यही रह जाता है कि किसी और आधार की खोज में जुट जाए। कौन जानता है वह आधार कब, कहाँ और कितनी देर के लिए मिले तो अकस्मात मिल जाए, जैसे जितिन से नैनीताल में आकस्मिक भेंट और दिल्ली में उसकी उतनी ही आकस्मिक मांग। पर उतनी ही आकस्मिकता के साथ वह चटक कर टूट सकता है, झिझक कर पीछे हट सकता है, या किसी अन्य दुर्गमीय मांग के पीछे दौड़ सहसा अंतर्लीन हो सकता है। एक बार फिर उसे जितिन की व्यस्तता से ईर्ष्या हो आई। नैनीताल में जितिन से मिलने के बाद उसने निर्णय किया था कि दिल्ली लौटते ही किसी नियमित नौकरी की खोज करेगी, पर पिछले 6 महीनों में उस खोज का आरंभ भी ना हो सका। नियमित नौकरी के बारे में सोचने विचारने पर केवल एक ही रास्ता उसे सामने दिखलाई देता था, वह था कॉलेज में हिंदी साहित्य पढ़ाने का। यही एक ऐसा काम था जिसके लिए उसके पास कुछ शिक्षा, दीक्षा और अनुभव थे, पर जो था वह पर्याप्त कदापि नहीं था। अनेकानेक पीएचडी प्राध्यापकों के रहते केवल एमए पास मनीषा को बंगलुरु के कॉलेज के 2 वर्षों के अनुभव के बल पर दिल्ली में नौकरी मिलना असंभव ही था। बंगलुरु की बात और थी, वहाँ हिंदी पढ़ाने वाले कम ही मिलते थे, पर पढ़ाना उसे दिल्ली में ही था। बंगलुरु में पढ़ाया था तब जब जितिन उसके जीवन का केंद्र बिंदु था। अब वह केंद्र बिंदु मधुकर है और उसका आवास स्थल है दिल्ली। मधुकर नौकरी छोड़ बंगलुरु नहीं जा सकता। मनीषा अलबत्ता छोड़ सकती है नौकरी या पति। यूँ सिर्फ नौकरी करने के कारण पति को छोड़ने का कायदा नहीं है, लिहाजा नौकरी करने का इरादा ही छोड़ा जा सकता है, या फिर पीएचडी किया जा सकता था। मनीषा कर भी लेती, पर कॉलेज में पढ़ाना उसकी प्रवृत्ति के इतना प्रतिकूल था। सुधा से बहस का आकर्षण ना रहता तो शायद बंगलुरु कॉलेज से भी इस्तीफा दे बैठती कि अब 4 वर्ष के अंतराल बाद केवल समय भरने के लिए ऐसे काम के लिए तैयारी करना जिसमें उसे कभी रुचि नहीं थी, उसे अच्छा नहीं लगा और बात
कल कल पर टलती रही। एक बार मधुकर से इस बारे में राय लेने की कोशिश भी की थी। कॉलेज में पढ़ाने के सिवा क्या मैं और कोई काम नहीं कर सकती, उसने उससे पूछा था। और क्या करोगी, उत्तर मिला था, इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है। इतना बढ़िया काम है तो तुम रोज़ कॉलेज से लौटते ही अपने अपने दिमाग खपाए जाने का बखान लेकर क्यों बैठ जाते हो, मनीषा ने उसे छेड़ा था। और क्या, दिमाग तो खपता ही है, उसने फौरन कहा था। जब देखो तब शिकायत करते रहते हो कि यूनिवर्सिटी में कोई काम ढंग से नहीं होता, ना छात्र पढ़ना चाहते हैं ना शिक्षक पढ़ाना। सब के सब बैठे बैठे तिकड़ में लड़ाया करते हैं और अंत में सारा का सारा काम तुम्हारे सिर आ पड़ता है। पड़ता तो है ही, मैं क्या गलत कहता हूँ? वहाँ क्या कम खर दिमाग बसते हैं? फिर भी काम बढ़िया है, उसने व्यंग किया। अरे काम में कुछ ना कुछ तो चलता ही है, कोई मुश्किल ही ना हो तो आदमी जूझे किससे? यानी सिर खपाने के लिए ही वहाँ काम करते हो, जिससे यहाँ आकर मेरा सिर खपा सको। मधुकर के आत्म अभिमानी और लापरवाह स्वर से चिढ़कर उसने कहा था। मधुकर एकदम हा हा करके हंस पड़ा था। चलता है चलता है चलता है, काम में सब चलता है, उसने कहा था। और मनीषा समझ गई थी कि आदमी जब दूसरों के काम ना करने का वर्णन करके अपनी अति व्यस्तता की शिकायत करता है, तभी वह सबसे ज़्यादा खुश भी होता है, तभी उसका अहम सबसे ज़्यादा संतुष्ट रहता है। मैं बहुत व्यस्त हूँ कहकर मनुष्य जितना संतोष का अनुभव करता है, मैं प्रेम करता हूँ कहकर कभी नहीं कर सकता। फिर मनीषा ही कैसे बार बार इन कमज़ोर शब्दों को दोहराकर जीती जा रही है? क्या उसके पास संतोष पाने का और कोई साधन नहीं है? सहसा उसे कल का वह क्षण याद आ गया जब जितिन ने उसके हाथ में कलम थमाकर उससे उसके कहानी संकलन पर हस्ताक्षर कराए थे। जाना पहचाना छोटा सा पर अपना नाम उसके मुख पृष्ठ पर लिख दिया था, मनीषा। अपना नाम, बस, अधिक कुछ नहीं। पर उस मनीषा में माँ के पृष्ठ पर फैलते फैलते उसने जिस आत्मगौरव और संतोष का अनुभव किया था, वह शायद और कभी नहीं किया, मधुकर का प्रेम जीतने पर भी नहीं। और केवल उसी क्षण नहीं, पुस्तक में संकलित कहानियों को लिखते समय जो जो भी क्षण उसने व्यतीत किए थे, सब इसी आत्मगौरव और संतोष से परिपूर्ण थे। इसलिए नहीं कि उसने जो कहानियाँ लिखी थीं वह दुर्लभ या महान कृतियाँ थीं, इसलिए भी नहीं कि उसने कोई विशेष प्रशस्ति या अर्थ प्राप्ति हुई थी, इसलिए भी नहीं कि वह उनकी संरचना से पूर्णतया संतुष्ट थी, केवल इसलिए कि वह उसकी अपनी वस्तु थी, उनके लिए वह किसी की मोहताज नहीं रही थी। एक बार फिर उसने उसके कानों में जितिन के तेज़ी से आगे बढ़ते व्यस्त कदमों की आहट सुनी। अब उसकी व्यस्तता से उसे सहानुभूति हो आई। ईर्ष्या का विषय वह उसके लिए सदा से रही है, तब से ही जब से वह समझ गई थी कि जितिन के जीवन का लक्ष्य केवल कर्म हो सकता है, प्रेम नहीं। पर आज जब कर्म के पुकारने पर वह प्रेम के बाहुपाश को अलग छिटक कर चले जाने में रंच मात्र भी नहीं हिचकिचाया है, तो ईर्ष्या करते करते सहसा अपने भीतर सत्य के दर्शन पा वह अपने पति सौहार्द से भर उठी है। मनीषा को छोड़ते हुए जितिन एकदम उदासीन नहीं रह गया था। चलते चलते उसने उससे अलग होने का विषाद उसे छू गया था, पर अवरोध बन रोक नहीं पाया था। आने वाले दिनों में हो सकता है अनेक बार उसे मनीषा का ख्याल आए, लगे कि उसे छोड़ आने से कुछ अत्यंत मधुर, अत्यंत सुंदर उससे छूट गया है, पर यह कभी नहीं लगेगा कि छोड़कर उसने गलत निर्णय लिया है। फैक्ट्री में नुकसान की संभावना का समाचार पाकर वह और कोई निर्णय ले ही नहीं सकता था। यही नहीं, बाद में ठंडे दिल से सोचने पर भी अन्य कोई निर्णय उसे उतना ही असंभव लगेगा जितना आशंका के उन उत्तेजित क्षणों में। एक दिन जितिन ने कहा था, प्रेम जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। जितिन के लिए यह सत्य है, मनीषा पहले से जानती थी। आज उसने समझा कि यह केवल जितिन के लिए ही नहीं, सभी के लिए सत्य है। यह भी समझा कि उसके अपने जीवन का खालीपन इसलिए बराबर बना रहता है क्योंकि वह उसे किसी न किसी पुरुष के प्रेम से भरने का प्रयत्न करती रही है। इतना घनत्व तो प्रेम में नहीं होता कि वह अंतरिक्ष जैसे फैले जीवन के शून्य को सदैव के लिए भर सके।
कुछ थोड़े से क्षण ऐसे अवश्य आते हैं जब वह इतना फैल जाता है कि उसका और छोर ढूंढे नहीं मिलता, पर देखते ही देखते फिर सिकुड़कर यूं सिमट जाता है कि पता नहीं चलता वह कहाँ समा गया है। जितिन, मधुकर, फिर जितिन, ये मनीषा के जीवन में उस ज्वार के समान आए जो जब आता है तो समुद्र को उथल पुथल, उद्वेलित, मंथित कर उसका रूप रंग ही बदल डालता है, पर जिसका उतरना उतना अवश्यवाही होता है जितना उसका चढ़ना। फिर भाटा आता है, सागर पीछे धकेल दिया जाता है और बधे जंतु सा धीमे धीमे सिसकारी भरता रहता है, पर ज्वार या भाटा दोनों में से कोई भी सागर का संपूर्ण परिचय नहीं है। उसका सच्चा परिचय है उसकी गहराई में, उसके विस्तार में, उसके असंख्य सीप, शंख, मूंगे पौधों और जीव जंतुओं में जो उसकी अतल गहराई में पलते हैं। मनीषा को भी अपना सच्चा परिचय अपने मानस तल की गहराइयों में खोजना होगा। खड़खड़ करता स्कूटर आके बढ़ता गया और उसके शोर से अछूती मनीषा टकटकी लगाए अपने भीतर देखती रही और जितिन के प्रति उसकी सौहार्दता बढ़ती गई। एक बार कलम हाथ में थाम लेने पर वह भी तो उसकी तरह एकनिष्ठ व्यस्तता में डूब जाती है। कहानी अधूरी छोड़कर उठ जाना या किसी और काम में लग पाना असंभव लगने लगता है। कितनी बार एक बात को लेकर मधुकर से झगड़ा भी हो चुका है। 15-20 दिन पहले की ही बात है। एक कहानी क्या लिखने बैठी, कथानक उलझता ही गया। कई दिन रात वह उसके पात्रों की विचारधाराओं में जूझकर, उनकी भावात्मक उत्तेजनाओं से टकराकर शरीर और मस्तिष्क दोनों में क्लांत हो उठी, पर कहानी बनने में नहीं आई। उसकी कहानी की मुख्य पात्र थी ऐसी स्त्री जो फांसी पर चढ़ाए जाने वाले पति से अंतिम भेंट करने जा रही है। बार बार जैसे वह उसके अंतःकरण में झांकती और भय से स्तब्ध हो कलम रोककर बैठी रह जाती। लिख कुछ ही शब्द पाई, पर उस लिखने में ना जाने कितनी बार स्वयं फांसी पर चढ़ ली। आखिर कागज़ वहीं मेज पर छोड़ दुर्घटनाग्रस्त सी वह बिस्तर पर जा लेटी। देर तक निशब्द अचेतन सी वहीं पड़ी रही। फिर ना जाने किसने उसके भाव उन्मीलित मस्तिष्क को आ झकझोरा और अर्ध तंद्रिल अवस्था में ही आगे का तमाम कथानक ही नहीं वरन उसकी संरचना करने वाला एक एक वाक्य स्पष्ट उसकी आंखों के आगे तैर गया। मंत्रमुग्ध सी वह उठी और उन्हें पकड़ कागज़ पर उतार डालने के लिए मेज पर जा बैठी। कलम उठाकर पहले शब्द अंकित किए ही थे कि मधुकर आ पहुंचा। दरवाजे की घंटी परिचित तीव्रता के साथ बजी तो उसने अनसुनी कर दी और लिखती रही। पर सुनो, कहता मधुकर फिर भी उसकी मेज के पास खड़ा रहा। दरवाज़ा बहादुर ने खोल दिया होगा। बस 1 मिनट प्लीज़, उसने आंखें उठाए बगैर कहा और लिखती रही। कहानी लिख रही हो? मधुकर ने पलंग पर बैठकर जूते मोजे खोलते हुए कहा। उसने उत्तर नहीं दिया। मधुकर जूते खोलता वहीं बैठा रहा। अब अगर उसकी लिखने की मेज उसके सोने के छोटे से कमरे के एक कोने में ज़बरदस्ती ठूस कर रखी गई हो तो मधुकर जूते खोलने जाए भी कहाँ। अच्छा लिख लो, उसने उसकी चुप्पी से नाराज़ हुए बगैर उदारता के साथ कहा और चप्पल पहनकर कमरे से बाहर चला गया। मधुकर से चाय बनवाओ, मैं अभी आई, उसने अपना दायित्व पूरा करते हुए कहा और दूने वेग से लिखने लगी। वह चाह रही थी कि उस समय जो कुछ भी उसके दिमाग के भीतर भाग दौड़ कर रहा है उसे उसी आंधी के वेग के साथ कागज़ पर उतार डाले, फौरन उतार डाले और एक एक शब्द उतार डाले, वरना कुछ ना कुछ उससे छूट जाएगा जो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। शायद उसका इतना अधिक चाहना ही अन्याय था, पर उस समय वह अपनी मांग की न्यायोचितता पर ध्यान देने योग्य स्थिति में नहीं थी। 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि चाय का प्याला हाथ में थामे मधुकर वापस उसके कमरे में चला आया। हुई नहीं? उसने पूछा। बस ज़रा देर प्लीज़, उसने दयनीय आवाज़ में कहा। चाय पियोगी? मधुकर ने सहृदयता से पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ देर तक वह बैठा चुपचाप चाय पीता रहा। यदि उस समय वह अपने लिखने में इतनी तल्लीन न होती तो अवश्य उसकी सहनशीलता की प्रशंसा कर उठती, पर सहनशीलता की भी हद होती है, खासकर दफ्तर से लौटे पति की। वह भी मधुकर जैसे
असहिष्णु व्यक्ति की। जितिन होता तो उसे काम करता देख अहम से अहम दुर्घटना की सूचना को स्थगित करके शायद अपने कमरे के भीतर ही नहीं आता। पर वह क्या सबके बूते की बात हो सकती है। यह उसका दुर्भाग्य था कि जब जितिन था तब उसकी लक्ष्य की खोज की धारा ही भ्रमित रही थी और उसके आने पर वह उसे कभी इस तरह व्यस्त नहीं मिल पाई थी। अरे छोड़ो भी, बाद में लिख लेना। सहसा प्याला ज़मीन पर रख मधुकर ने ज़ोर से कहा, प्लीज़ बस 5 मिनट और लगेंगे, तुम्हें जो कुछ चाहिए बहादुर दे देगा। उसने अपने स्वर को अतिरिक्त मधुर बनाकर कहा था। वह इस वक्त उसे भड़काना नहीं चाहती थी, फिर भी वह शायद कुछ गलत ही कह गई थी क्योंकि मधुकर फौरन भड़क उठा। हाँ, सो तो बहादुर दे ही चुका, उसने कहा, पर तुम क्या यहीं चिपकी बैठी रहोगी? अब लिखने की सूझी है, सारा दिन क्या करती रहीं? कोशिश बहुत की पर लिखी नहीं गई, उसने अपना स्वर और मधुर बनाकर कहा। तब अभी क्या खाक लिखी जाएगी? छोड़ो, कल लिखना। नहीं प्लीज़, ज़रा देर मुझे दिक मत करो, फिर नहीं बनेगी। उसका स्वर रुआंसा हो गया। ठीक है, मुझे दिक करने की क्या ज़रूरत है? मधुकर ने कहा, मैं तो सिर्फ यह बतलाने आया था कि चटर्जी और दत्त आज खाने पर आएंगे। आज? कलम उसके हाथ से छूट गई। आज कैसे होगा? तुम्हारे हाथ के मटन कबाब की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, मैंने कह दिया आज ही चले आएँ। मटन लेता आया हूँ। मटन कबाब मटन से बनते हैं, याद रखकर ले आने के लिए धन्यवाद, मनीषा ने कड़वे स्वर में कहा, पर आज नहीं हो सकता। अब मैंने कह जो दिया, मुझसे पूछ तो लेते। इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। दो दोस्तों को घर बुलाने के लिए तुमसे पहले से आज्ञा लेनी होगी, मधुकर ने सख्ती से कहा। मधुकर प्लीज़ समझने की कोशिश करो। बहुत दिन हो चले यह कहानी बन नहीं पा रही थी, अब जाकर बनी है। इस वक्त उठकर कुछ भी करना मेरे लिए असंभव है। अभी इसे पूरा नहीं किया तो शायद फिर कभी नहीं कर सकूं। ठीक है, मधुकर ने अप्रभावित स्वर में कहा, तुम कहानी लिखो, कबाब मैं बाजार से लिए आता हूँ। पर बाकी का खाना? वह किसी और दिन नहीं आ सकते? नहीं, मधुकर ने कठोर स्वर में कहा। जब आने को कह दिया है तो मना करने तो जाऊंगा नहीं। तुमसे नहीं होगा ना सही। खाना बहादुर भी बना सकता है। तुम्हारे हाथ के कबाब खाए बगैर वे लोग मर नहीं जाएंगे। मधुकर कबाब खरीदने बाजार चला गया और मनीषा कलम हाथ में थामे निस्सहाय रोज के आंसू आंखों में भरे वहीं बैठी रही। आगे एक शब्द भी नहीं लिख पाई। आखिर उठकर बाकी खाना बनाने रसोई घर में चली गई। घर के रोज़मर्रा की यह कामकाज, खाना बनाना, झाड़ पोंछ करना, फैला सामान बटोरना, नौकर से झिझक करना, सौदा मंगाना, हिसाब रखना, कपड़े धोना, इतने छोटे मोटे काम होते हैं कि इनका हवाला देकर ना तो किसी से व्यस्तता की फरियाद की जा सकती है और ना उन्हें निपटाकर किसी बौद्धिक संतोष का अनुभव। सबसे कष्टप्रद चीज़ यह लगती है कि वे इतनी अनिवार्यता के साथ रोज़ दर रोज़ घंटे दर घंटे सिर पर सवार हो जाते कि उन्हें किए बिना रहा भी नहीं जा सकता। करने में पल पर, क्षण क्षण, घंटा घंटा न जाने कितना समय लग जाता है, पर उपलब्धि की तृप्ति नहीं होती। होती है बस समय की हत्या और उसकी हरकत की पुनरावृत्ति। इसके अलावा अनेक ऐसी छुटपुट घटनाएं हैं जो उसे लगता है तभी घटती हैं जब वह कहानी लिखने बैठती है। वह लिखने बैठी नहीं कि फ़ोन बजने लगता है, गैस खत्म हो जाती है, नलों से पानी चला जाता है, सब्जी वाला पुकारने लगता है, धोबी कपड़े मिलवाने आ टपकता है, पड़ोसन चीनी मांगने आ जाती है, बिना बुलाए मेहमान हाजिर हो जाते हैं या हाजिर कर दिए जाते हैं जैसे आज। और कुछ नहीं तो बहादुर ही सिरदर्द की गोलियां तलब कर बैठता है। वह कहानी नहीं लिखती तो कुछ नहीं होता, उसने कचोटते विषाद के साथ सोचा। घर तेल डली मशीन की तरह आराम से चलता रहता है और वह काम खोजती फिरती रहती है। ये ऐसी दुर्घटनाएं भी तो नहीं हैं कि वह यही कह सके उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। कहानी लिखते लिखते दिल का दौरा पड़ जाना दुर्भाग्य माना जा सकता है, धोबी का पुकारना नहीं, मटन कबाब बनाने की फरमाइश भी नहीं। उस दिन फिर ना कबाब बने और ना कहानी ही लिखी गई। यूं ही सब्जी काटते, छौंकते, मेज़ लगाते, छिटपुट काम निपटाते, मन ही मन कुड़ते सारा समय निकल गया। सप्तनीक चटर्जी और दत्त साहब पधारे। भोजन हुआ और भोजन के दौरान एक चिंतनशील पति की भूमिका अदा करते हुए मधुकर ने कबाबों के जायके में कमी का कारण भी जतलाया। भाई माफ़ करना,
उसने कहा, कबाब उतने बढ़िया नहीं हैं। बात यह है कि आज हमारी पत्नी का मूड तो था कहानी लिखने का, लिहाजा बाजार से मंगवाने पड़े। मेहमानों ने घूरकर मनीषा की तरफ इस तरह देखा जैसे वह औरत नहीं कोई बेमौसमी कीटाणु हो। अच्छा, श्रीमती दत्त ने अपने आश्चर्य को दबाने की असफल प्रयत्न करते हुए कहा। तो सुनाइए ना, क्या लिखा है? हाँ हाँ, सुना डालो, मधुकर बोला। आज कबाब ना सही, तुम्हारी कहानी का ही जायका लें। मनीषा के तन बदन में आग लग गई। किसी तरह अपने को रोककर सपाट स्वर में बोली, लिखी नहीं गई। नहीं नहीं, टालिए मत, चटर्जी साहब बोले। सुनाइए ना। किस में लिखती हैं आप? हिंदी में, अंग्रेजी में? नहीं, हिंदी में। हिंदी का नाम सुनकर चटर्जी साहब तो ओह कहकर चुप हो गए, पर दत्त साहब और जोश में आ गए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। निजी भाषा में लिखा होना चाहिए। हम पढ़ नहीं पाता, समझता खूब है। सुनाइए सुनाइए। जी धन्यवाद। उसने कहा, पूरी लिख ली होती तो अवश्य सुनाती। सच कह रही हूँ, पूरी नहीं हुई। पूरी होने पर सुनाइएगा किसी दिन। श्रीमती दत्त ने बात खत्म कर दी। पर मनीषा मनस्क हो गई। उसे लगा, पूरी अब वह कहानी होगी भी या नहीं। उसका मन गहरी व्यथा से भर आया। मधुकर के हिसाब से बात तब खत्म नहीं हुई। रात को काम खत्म करते जैसे ही वह बिस्तर पर आई, वह पूछ बैठा, तुम्हें कहानी लिखनी नहीं थी तो इतना आडंबर करने की क्या ज़रूरत थी? सिर्फ यह जतलाने के लिए कि मैं दोस्तों को तुमसे बिना पूछे क्यों बुला लाया? तुम्हारा दिमाग खराब है, मनीषा ने तड़प कर कहा। तुमसे किसने कहा कहानी लिखनी नहीं थी? लिखनी थी तभी तो लिखने बैठी थी। बीच में दुनिया भर के काम आ पड़े तो कैसे लिखी जा सकती है? क्या काम आ पड़ा था? खाना नहीं हुआ 4 आदमियों का तो कौन सी कयामत आ गई? मैंने कहा नहीं था तुम लिखती रहो, खाना बहादुर बना लेगा। तुमने कह दिया और बन गया। जानते भी हो बहादुर कितना खाना बनाना जानता है। जितना भी जानता है। कबाब बाजार से आ सकते थे तो खाना बहादुर नहीं बना सकता था। कबाब भी मैं बना ही डालती अगर तुम पहले ही बाजार ना चले गए होते। कहानी तो हाथ से छूट ही गई थी। कहते कहते मनीषा ने एक लंबी सांस भरी। वह भी मेरा कसूर है, मधुकर ने कहा। पता नहीं जिस दिन मैं कहानी लिखने बैठती हूँ उसी दिन तुम्हारे दोस्त खाना खाने क्यों आते हैं? मनीषा ने मधुकर से कम अपने आप से अधिक कहा। कौन? मेरे दोस्त रोज़ रोज़ यहाँ खाना खाने आते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था। मनीषा अपनी बात कहती गई। जब संकलन पूरा कर रही थी तब एक अंतिम कहानी बची थी। किसी तरह ख़त्म करने में लगी हुई थी कि ढेर सारे मेहमान आ टपके थे। कमाल है, मधुकर बेहद नाराज़गी के साथ बोला। तुम क्या अपनी तमाम शिकायतें नोटबुक में दर्ज करके रखती हो, जो मौका मिलते ही फहरिस्त गिनाने लगती हो? कब कब के गड़े मुर्दे उखाड़ोगी अब? आई एम सॉरी, मनीषा ने खिसियानी हंसी हंसकर कहा। 4 जनों के खाने को लेकर तकरार करने में वह अपने को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। पर असली बात खाना नहीं थी। जो बात थी वह ऐसी थी कि किसी की एकदम समझ में आ जाए तभी महत्वपूर्ण लग सकती थी, वरना बाल की खाल निकालने के सिवा और कुछ नहीं। उसने सॉरी कह दिया और मधुकर उदारतापूर्वक चुप हो गया। पर देर तक मनीषा यही सोचती रही कि आखिर सॉरी उसे कहना क्यों पड़ा। नुकसान उसका हुआ था, मधुकर का नहीं। लिखूंगी कुछ, उसने अब सोचा। लिखूंगी यही बस जो मेरे भीतर इतने दिन तक खदबदाता रहा है। लिखूंगी अपने में निहित इस व्यक्तित्व की कहानी जो बिना लिखे अब और अपने भीतर मुझसे रखी नहीं जा सकेगी। और शिशु वह भी होगा। उस पहले हादसे को 2 वर्ष बीत चुके। डॉक्टर का बताया खतरे का समय पूरा हो चुका। वह जानती है अकेले अपने में शिशु का जन्म जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, पर साथ ही यह भी जानती है कि वह एक मधुर दायित्व भरा जीवन पूरक अनुभव है जो वह नाहक छोड़ देना नहीं चाहती। मौका देखकर मधुकर से इस विषय पर बात करेगी। इस पूर्ति को वह भी चाहता है उतना ही जितना मनीषा, या शायद उससे भी अधिक। पुरुष के अहम के लिए यह उतना ही आवश्यक है जितना स्त्री के। हर इंसान के भीतर, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, एक चाह बनी रहती है निस्वार्थ भाव से स्नेह देकर किसी का पालन करने की, अपने स्मृति चिन्ह स्वरूप कुछ अपना अंश पीछे छोड़ जाने की। लिखूंगी, उसने फिर सोचा। शिशु को गर्भ में लेकर ही लिखूंगी एक उपन्यास।
घर घर आकर स्कूटर उसके घर के आगे रुक गया। चौंक कर उसने देखा मधुकर का स्कूटर पहले से वहाँ खड़ा हुआ है, तो वह घर पहुँच चुका। पूछेगा कहाँ गई थी तो क्या कहेगी, लाइब्रेरी। कुछ ठोस कहना होगा जिससे उसे कोई संशय ना हो। वह नहीं चाहती कल रात वाला दृश्य फिर दोहरा जाए। इस वक्त ईर्ष्यालु पति की भर्त्सना सुनने, कैफियत देने और उसे मनाने की मना स्थिति में वह नहीं है। सच तो यह है कि जितिन के साथ बिताए क्षणों का लेश मात्र भी रंज उसे नहीं है। उनका सुख अपनी जगह है और मधुकर के साथ जीवन अपनी जगह है। जितिन को विषय बनाकर मधुकर से बहस, इस अप्रिय स्थिति को हर हालत में टालना होगा। 7 रुपये 70 पैसे, स्कूटर वाला चिल्लाया तो उसने जल्दी से पर्स खोलकर 10 रुपये का नोट निकालकर उसके हवाले कर दिया। तभी घड़ी पर निगाह गई, सिर्फ 2। तो मधुकर अभी से घर कैसे पहुंच गया। लाइब्रेरी जाने की बात कहनी शायद ठीक नहीं रहेगी। हो सकता है वह लाइब्रेरी होकर ही आया हो। कह देगी ऐसे ही बाजार गई थी, पर खरीद कर तो कुछ लाई नहीं। फिर रेजगारी नहीं है। स्कूटर वाला फिर चिल्लाया तो वह मधुकर को छोड़ पर्स में रेजगारी खोजने लगी। तभी तेज तेज कदम रखता मधुकर फाटक से बाहर रखे अपने स्कूटर के पास पहुंच गया। छोड़ो, रुपया ही ले लो, कहकर उसने स्कूटर वाले को विदा किया और मधुकर की ओर बढ़ गई। बहुत जल्दी आ गए आज। मधुकर के कुछ कहने पहले ही वह बोल पड़ी। हाँ, मधुकर ने कहा, कॉलेज में स्ट्राइक ही गई। क्यों, क्या हुआ। नया कुछ नहीं, उसने कहा। बरसों से जो भ्रष्टाचार और शोषण चल रहा था वही है, बस कीमतें और तेज़ी से बढ़ रही हैं। वह तो है, मनीषा ने कहा, पर कॉलेज में स्ट्राइक क्यों हुई। इसीलिए, इन सब से लड़ने के लिए। पूरे 2 महीने से हम इसकी तैयारी में लगे थे। सोचा था अभी कुछ दिन और लगेंगे, पर कल तय हुआ और रुके रहना संभव नहीं है। कल क्या इसीलिए मीटिंग थी। हाँ, मुझसे नहीं कहा। मनीषा को अचरज हुआ कि इतनी बड़ी बात मधुकर उससे कहे बगैर कैसे रहा। क्यों, इतनी बार तो संकेत दिया था, कहना भी चाहता था, पर सबकी राय थी कि जब तक पूरी तैयारी ना हो जाए किसी से कुछ ना कहा जाए, पत्नी से भी नहीं। क्या करता, लाचारी थी। बात को गुप्त रखने के लिए एक तरह से हम जुबान दे चुके थे, मधुकर ने बच्चों की तरह कहा। मनीषा समझ गई कि अगर वह ज़रा भी प्रोत्साहन देती, दिलचस्पी लेती, प्रश्न करती, तो बावजूद जवान देने के मधुकर उससे सब नहीं तो बहुत कुछ कह जाता। पर पिछले दिनों वह स्वयं ही अन्नमस्तक रही थी, खासकर कल और आज सुबह, जब अंतिम निर्णय लिया गया था। हड़ताल क्या तुम टीचरों ने की है, उसने पूछा। नहीं, सबने, छात्राओं ने भी और टीचरों ने भी। तुम लोग क्या सचमुच समझते हो कि तुम्हारे हड़ताल करने से ये समस्याएं हल हो जाएंगी, उसने संशय जाहिर करते हुए कहा। मधुकर का स्वरूप उसे उस समय एक बच्चे का सा लग रहा था जो वर्जित का आस्वाद लेने के लिए उत्सुक हो। उससे किसी बृहत् कार्य की अपेक्षा उसे नहीं थी, पर शायद किसी भी आदमी से उसके साथ बरसों तक रहने के बाद, उसे सबसे निस्सहाय क्षणों में देखने के बाद, बृहत् कार्यों की अपेक्षा कठिन होती है। खाली हड़ताल करने से नहीं, उसके विरुद्ध मोर्चा लेने से, मधुकर ने विश्वास के साथ कहा। तुम लोग पूरी व्यवस्था से मोर्चा लोगे। हाँ, मधुकर का स्वर दृढ़ था। देश के युवा वर्ग की ताकत कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। संगठन के साथ मोर्चा लेंगे तो व्यवस्था को उनकी बात सुननी ही होगी। ऐसी छात्र क्रांतियाँ पहले भी हो चुकी हैं, पर उनसे क्या बना बिगड़ा। अव्यवस्था और अराजकता ही फैली है, अवश्य फैली है, फैलनी ही चाहिए। एक व्यवस्था को तोड़कर दूसरी व्यवस्था लाने में कुछ समय के लिए अराजकता फैलेगी ही, पर उसके डर से क्या प्रतिवाद करना छोड़ देना होगा। प्रतिवाद क्या हड़ताल द्वारा ही हो सकता है? नहीं, पर मौजूदा हालत में युवा छात्र यूनिवर्सिटी के आइवरी टावर में बंद रहकर प्रतिवाद नहीं कर सकते। किताबें रटने और लेक्चर घुटने से वे जीवन का मुकाबला नहीं कर सकते। और हम हमारी मांगों में से एक यह भी कि यूनिवर्सिटी के भीतर भी परिवर्तन होने चाहिए। अभी क्या है, साला जरा सा एक कोर्स बदलने में 1 साल लग जाता है। यह ठीक है कि परिवर्तन होने चाहिए, पर दंगे फसाद
के बिना भी तो उसके लिए काम लिया जा सकता है। कैसे? मधुकर व्यंग से मुस्कुराए। किताबें लिखकर? इस अप्रत्याशित आघात से मनीषा तिलमिला उठी। किताबें लिखकर नहीं हो सकता तो स्ट्राइक करने से भी नहीं होगा। तुम कोई पहले पहले स्ट्राइक नहीं कर रहे। आजकल यह हमारे देश के लिए बिल्कुल आम बात हो गई है। सुबह का अखबार खोलकर देखो, कहीं ना कहीं हड़ताल का समाचार अवश्य होगा। होगा तो, मधुकर ने उग्र स्वर में कहा, होना ही चाहिए। आखिर कब तक मजदूर अपना शोषण करवाते रहेंगे? तो क्या हर स्ट्राइक के बाद शोषण समाप्त हो जाता है? नहीं, पर वह इसलिए है कि स्ट्राइक मुकम्मल तरीके से नहीं होती। संकीर्ण दृष्टिकोण को लेकर छिटपुट तरीके से छोटे छोटे क्षेत्रों में होती है, पर हमारी लड़ाई संपूर्ण व्यवस्था से है। इसका असर होकर रहेगा। हाँ, संपूर्ण अव्यवस्था, यही ना? तो मधुकर उत्तेजित स्वर में बोला, पता नहीं तुम लोग इतने डरपोक क्यों हैं। मेरे ख्याल से तुम लेखकों से अधिक डरपोक चीज़ पूरे हिंदुस्तान में ढूंढे नहीं मिलती। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम लोग जो अपने को लेखक बतलाते हो, गंदले पानी के अपने अपने गड्ढों में बैठे मेढक समान अपने अपने अनुभव को देख सकते हो और कुछ नहीं। उन्हीं को उलट पलट कर कागज काले करने में खुश रहते हो। अव्यवस्था के नाम मात्र से डरकर भाग खड़े होते हो और शांति का पाठ पढ़ाने लग जाते हो। क्यों? इसलिए तुम साले सब के सब पलते ही अव्यवस्था के भरोसे हो। यह गलत है। कितने ही लोग देश व समाज की समस्याओं के बारे में लिखते हैं, पर उससे होता क्या है? पहले ही मानकर चलोगे कि कुछ नहीं होगा तो होगा भी क्या? अपने को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग दिशा नहीं दिखा सकते, पर दिखलाएं कैसे? रुमानी छिटपुट से फुर्सत मिले तब तो। यह सब तुम मुझे क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या कहूँगा? मधुकर अवहेलना से हंसा। तुम्हें तो मैं लेखक ही नहीं समझता। मुझे क्या समझते हो क्या नहीं, उसे छोड़ो, मनीषा ने तड़प कर कहा। पहले यह समझो तुम खुद क्या हो। यह जो तुम करने जा रहे हो 14-15 बरस के छोकरे का काम नहीं तो और क्या है? बुरा मान गई? मधुकर मुस्कुरा दिया। अच्छा चलो, तुम बहुत बड़ी लेखिका हो, अब बहस छोड़ो, मुझे जाने दो, देर हो रही है। कहाँ जा रहे हो? मनीषा जैसे हवाई उड़ान से टूटकर धरती पर आ गिरी। आज हमारे छात्र पूरी दिल्ली की दुकानों पर तैनात हैं, यह देखने के लिए कि रोज़मर्रा की चीज़ें ठीक दामों पर बिक रही हैं या नहीं। फिर हम जब जलूस लेकर लोकसभा जा रहे हैं, यह लोकसभा भंग करनी होगी। अब ना मौजूदा भ्रष्ट व्यवस्था को बर्दाश्त किया जाएगा और ना इस भ्रष्ट चुनाव प्रणाली को। कहते कहते मधुकर का चेहरा अटल विश्वास और निश्चय की क्रांति से यूं चमक उठा कि चाहकर भी मनीषा नहीं कह सकी कि यह सब पहले भी हो चुका है और नतीजा कुछ नहीं निकला है। वह समझ गई कि यह समय बहस करने का नहीं, पर जो उसने नहीं कहा मधुकर ने उसके कहे बगैर ही सुन लिया। सहसा उसका चेहरा अति गंभीर हो उठा। इससे और कुछ नतीजा ना भी निकले मनीषा, उसने कहा, कम से कम मुझे तसल्ली होगी कि मैं जो कर सकता था मैंने किया। वही तो मधुकर, वही तो असली करना है आदमी की सबसे बड़ी उपलब्धि। मनीषा उत्साहित स्वयं में चिल्ला उठी। उसे लगा इधर उधर की बहस के बीच सहसा मधुकर ठीक उसके मन की बात कह गया है। पता नहीं उसके शब्द मधुकर के कानों तक पहुँचे भी या नहीं। अपनी बात कहकर शायद उसे लगा था कि वह ज़रूरत से ज़्यादा साफ बात कह गया है और उसने स्कूटर चलाने के लिए एक ज़ोरदार किक लगाई थी। उसकी खड़खड़ में मनीषा के शब्द शायद ही सुनाई दे पाए हों। जो भी हो, स्कूटर पर सवार हो चलते चलते अन्यमनस्क भाव से उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसके बाल सहला दिए। बस उसके इस कार्य व्यस्त सहज दुलार को मनीषा ने मित्र भाव से स्वीकार कर लिया और सद्भावना के साथ उसे जाते हुए देखती रही। उसके स्कूटर की खड़खड़ाहट जितिन के तेज आगे बढ़ते व्यस्त कदमों की पदचाप से जा मिली और उनके बीच मधुकर के शब्द गूंजते रहे। कम से कम मुझे तसल्ली होगी कि जो मैं कर सकता था मैंने किया। कुछ देर वहीं खड़ी मनीषा उन्हें सुनती रही, फिर सिर ऊंचा करके ठंडी हवा का एक लंबा कश खींच भीतर जाने के लिए मुड़ गई। एक सुखद अनुभूति के साथ उसने पाया कि अकेलेपन की चिलकती धूप अब भय से उसे डरा नहीं रही, प्यार से सहला रही है।
वह सीधी अपने कमरे में रखी अपनी लिखाई की मेज पर जा पहुंची और वहां पड़ा कलम हाथ में थाम लिया। तो मुझे लेखिका मानो ना मानो मधुकर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने मन ही मन कहा, मैं लिखूंगी, अवश्य लिखूंगी, और वह जो मुझे परितोष दे सके। उससे और कोई नतीजा ना भी निकले, कम से कम मुझे तसल्ली होगी कि जो कुछ मैं कर सकती थी मैंने किया।